हाँ जी, सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड जीके का जो सेकंड टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको व्याख्यात्मक मैंने कहा था यूट्यूब पे मिलेगा। तो उसका आज अपन सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। और उम्मीद है मैंने आपके बहुत सारे प्रश्न गलत करवाए होंगे क्योंकि आपको टेस्ट के माध्यम से बहुत कुछ सिखाना है। दूसरी बात कि आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, वो जब पेपर बनाते हैं तो उनमें त्रुटियां रह जाती हैं और यकीनन हमसे भी रह रही हैं। धीरे धीरे दो चार टेस्ट के बाद कई बार ये होता है कि मैंने लिख दिया सही नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो जब वो मान लो टाइप होता है, कोई भी टाइप करता है जब, तो वो टाइपिस्ट का कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता। तो ऐसा इसमें दो प्रश्नों में हुआ जहां नहीं लगना रह गया, तो उससे वो जो ऑप्शन है वो बिगड़ गए हैं दो प्रश्नों में। एक प्रश्न में दो ऑप्शन सही है, वहां आपको बोनस दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने स्टार्ट। और पॉलिटी का अभ्यास मैं वैसा ही करवा रहा हूं जैसा पेपर में आ रहा है। पॉलिटी टफ आ रही है तो अपने भी, हालांकि तथ्य सामान्य है लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां टेस्ट की व्याख्या करवाने का मतलब है, अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सीधे भी लगवाऊं, कुछ की व्याख्या होगी, कुछ के सीधे प्रश्न लगवाऊं, तो वहां मतलब मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि इसमें याद कैसे रखना है, क्या चीजें नोट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में किन दो प्रशासनिक, अच्छा ऐसे जो भी प्रश्न होंगे वो मैं, प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कहीं से बना के, ये प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री की बुक में एक चैप्टर लगता है, वहां से लिया गया है। दो तीन प्रश्न वहां से लिए हैं संविधान के। तो इसने पूछा किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का, और 2 साल पहले शायद ये बोर्ड एग्जाम जो 1 साल पहले हुआ था वहां भी पूछा गया था। तब भी बच्चों ने अंबेडकर उत्तर किया था और उसके साथ इसका लिख दिया। तो इसका ठीक उत्तर है बी एन राव व एस एन मुखर्जी। इसका ठीक उत्तर है बी एन राव व एस एन मुखर्जी। प्रशासनिक अधिकारियों की बात आए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी बात आए, तो बी एन राव और एस एन मुखर्जी ये प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने संविधान निर्माण में अंबेडकर साहब का बड़ा योगदान दिए, सहयोग किया था। संविधान में सामान्य प्रश्न कुल कितने सत्र हुए, ये 11 सत्र हुए हैं कुल। एक प्रश्न इस तरह से दिया है मैंने, कई बार अपने जल्दबाजी में उत्तर ना करें। मान लो आपको ये उत्तर नहीं आता, आप एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी या बोर्ड का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अब आपको नहीं आ रहा, आपने सोचा, सोचते समय आपको लगा कि 11 आसान है, हालांकि ये तो आता है कोई भी प्रश्न, आपको लगा कि इसमें इसमें किसी में डाउट है, तो आप जो सबसे पहले दिमाग में आया उस पर छोटा सा पॉइंट लगा के और राउंड लगा के छोड़ दिया करो, अगले प्रश्न पर जाओ। पेपर में एक आध प्रश्न ऐसा जरूर होता है जो कि पेपर के प्रश्नों के सहयोग से ही हल हो जाता है। इसका उत्तर 11 है। मान लो आपने अगर छोड़ा हो तो आगे कैसे काम आएगा बताऊंगा आपको। निम्न में से असत्य कथन है। संविधान का पहला प्रारूप डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया, यह भी एनसीईआरटी से है प्रश्न। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। डॉक्टर अंबेडकर व बाल कृष्ण शर्मा ने केंद्र व राज्यों में से केंद्र को शक्तिशाली रखने की बात की। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अब हमने देखना था असत्य प्रश्न। कुछ बच्चों ने देखा नहीं वाली बात, तो यहां पर उन्होंने टिक किया, किसी ने पहले ऑप्शन पर टिक किया और अधिकतर ने उत्तर जो ठीक भी किया। अब पहली बात आती है संविधान का, अगर पहला प्रारूप आए ना, पहला सबसे पहले जो है वो पहला प्रारूप बी एन राव साहब ने तैयार किया था, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। अंबेडकर साहब प्रारूप समिति की जब बात आती है, प्रारूप समिति उनके अध्यक्ष थे। पहले बी एन राव ने अंबेडकर जो है पहला प्रारूप तैयार किया था। फिर बात आती है, ये बेई सत्य है, ये असत्य बात होगी। अंबेडकर व बालकृष्ण, जब बात आई ना, संविधान सभा मीटिंग कर रही थी, संविधान बनाया जा रहा था कि राज्य को क्या फुल पावर दे दी जानी चाहिए स्वतंत्र रूप से, तो अंबेडकर साहब ने इस पक्ष में वोटिंग किया था कि केंद्र ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, अच्छा ये कहां से चुन के आए थे भी, पश्चिम बंगाल से आए थे क्या, पश्चिम बंगाल से आए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, यह भी बात सत्य है, क्योंकि जो संसद के संविधान जो विधानसभा के सदस्य है, जनता ने मान लो वोटिंग के द्वारा जिन सदस्यों को चुना,
उन्होंने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, तो सार्वभौमिक मताधिकार के डायरेक्ट वोटिंग से इनका चुनाव नहीं हुआ था। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न था संविधान सभा के किस, ये आने वाले एग्जाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है प्रश्न, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। हिंदी भाषा की वकालत कि संविधान की भाषा हिंदी होनी चाहिए, आर वी धुलेकर साहब है। अब हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदी, इसका ट्रेंड चल रहा है, तो आने वाले जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। धुलेकर साहब ये कहते थे कि संविधान निर्माण की भाषा हिंदी होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री, ये भी एनसीईआरटी से। तो मेरा टारगेट ये रहेगा, पहले आपके जो माने जितने भी प्रश्न बनाऊं, तो मैं 6 से 12 एनसीईआरटी में कोई तथ्य है तो वो जरूर आपको टेस्ट के माध्यम से दूं। आपको टेस्ट के माध्यम से इतना कुछ सिखाना है कि काफी चीजें आपको मिल जाएं। टेस्ट के कारण ही आपकी बहुत सारी चीजें भी आपकी हल हो जाए। तो ये इसका ठीक उत्तर महात्मा गांधी था। कुछ बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू भी किया है, तो इसका ठीक उत्तर महात्मा गांधी है। जब आजाद हो गया देश, तो विधि मंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने सलाह दी थी कि अंबेडकर को जो है विधि मंत्री बनाया जाना चाहिए। संविधान के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? अब ये लेटेस्ट प्रश्न ईओआरओ एग्जाम में आया हुआ, जिन बच्चों ने, अब आप मान लो आरपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो आरपीएससी का जो भी पेपर लेटेस्ट हो रहा है उसको जरूर देखा करो, ठीक है, उसको हल किया करो। अब जिन्होंने वो देखा था, मैंने हूबहू 2 प्रश्न जो ईओआरओ 3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये 11 माह हो गए, 18 दिन हो गए, 12 दिन कम है, तो लगभग 3 साल। सही बात है। कितनी 165 बैठक हुई थी। तो यहां देखो, वहां अगर आपको पता नहीं सत्र कितने हुए, तो यहां देखो एक प्रश्न जो है ये कह रहा है कि 11 सत्र हुए, तो ये उसको हल करवाने में आपकी मदद कर सकता है। ये भी सत्य है, लेकिन पूछा क्या गया है कि कौन सा गलत है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष, हाउस कमेटी जो हाउस सदन कमेटी है ना, सदन कमेटी के शायद पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया थे हाउस कमेटी के, में भी शायद तक। पश्चिम बंगाल का नेतृत्व यहां ऑप्शन में जो उत्तर दिया हुआ था, अपने डाला हुआ था, वो था 29 सदस्यों ने किया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 व 4 दोनों गलत, ऊपर वाली दोनों लाइन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, ये मैंने प्योरली तैयार किया, नहीं, हाँ, ये मैंने नहीं तैयार किया, ये भी ईओआरओ में है भाई। राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों नहीं हल कर पा रहे आने वाले एग्जाम के जो प्रश्न है। देखिए, राज्यपाल का अध्यादेश पूछ लिया। अब अनुच्छेद अध्यादेश कौन सा है? 213। ध्यान से सुनना एक बात को। मान लो विधानसभा चल रही है 5 वर्ष के लिए, आपको पता है विधानसभा जो हम मेंबर बना के भेजते हैं, एमएलए 5 वर्ष के लिए बनते हैं। 5 वर्ष के लिए एक नई सरकार बनती है। हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष क्या है, 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं, आपको पता है, विधानसभा के या संसद के 3 सत्र हर वर्ष होते हैं। बजट सत्र है, फिर मानसून सत्र होता है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र लास्ट में शीतकालीन दिनों में होता है, नवंबर दिसंबर में। शुरुआत में बजट सत्र होता है, बजट, फिर मानसून, और फिर होता है आपके शीतकालीन। थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से समझो आप। 3 सत्र होते हैं। अब ये जब चल रहे हैं 2-2, 3-3 माह, ठीक है, चल रहे हैं, अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाए जब राज्यपाल को ये लगे कि यार कोई कानून बनाना है, ऐसा नियम लागू कर दें, तो वो इन तीनों में से कोई सत्र नहीं है, मतलब विधानसभा की कोई बैठक नहीं चल रही, सत्र नहीं है, लेकिन कानून बनाना जरूरी है,
मंत्रिपरिषद ने कहा है, मंत्रिपरिषद के कहने के अनुसार मंत्रिपरिषद सलाह देगी और राज्यपाल क्या है, अध्यादेश जारी कर देगा। यानी कि अध्यादेश का मतलब एक ऐसा आदेश, भाई ये कानून बनाया जाए, उसे अध्यादेश कहते हैं। अब इसके संदर्भ में बातें पूछी गई। वर्ष 2021 से 23 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण, ये कहते हैं कि 2001 से 23 के बीच में एक बार अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश की काउंटिंग 0 है, एक भी अध्यादेश जारी, क्योंकि ये मैं करंट में उसमें पढ़ के गया था जीके के लिए, तो 23 तक 21 से 23 0 अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश। सबसे पहली जो विधानसभा थी उस समय सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए थे। तो ये बिंदु असत्य हो गया, ये गलत है। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर। अगर आपने अध्यादेश वाली बात को अच्छे से पढ़ा है, ये क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको राज्यपाल याद रखने का तरीका बताऊंगा। ये कहता है कि अध्यादेश जारी हो गया, अब जारी होने के बाद विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल की, अब मान लो विधानमंडल का इनमें से कोई सत्र, कोई बैठक शुरू होगी, अध्यादेश जारी हो गया, जिसमें अध्यादेश जारी किया उसमें बैठक नहीं थी, अध्यादेश जारी इसीलिए किया क्योंकि बैठक नहीं है, बैठक है तो विधानसभा ही अपना मत पारित करके कानून बना देगी। अब वो विधानसभा की बैठक होगी, बैठक के 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 सप्ताह को 42 दिन भी लिखा जा सकता है, 42 दिन, 6 7 42, 6 सप्ताह या मैं कहूं 42 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करना होता है। विधानसभा के दोनों सत्र जो हैं वो उसको पारित करेंगे। जैसे राजस्थान में एक ही विधानसभा के दोनों सदन, राजस्थान में एक ही सदन है, तो वहां पर बहुमत से पारित करना पड़ेगा कि राज्यपाल ने जो अध्यादेश यानी कि ये जो कानून बनाया आदेश करके, ये क्या है, बिल्कुल सही है और ये नियम लागू होना चाहिए। अगर विधानसभा की बैठक जब शुरू हो गई और उसको 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करके देना पड़ेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और अगर वो 6 सप्ताह तक इस पे कोई ध्यान ही नहीं देते, 6 सप्ताह में वो पारित ही नहीं करवा पाते, तो वो क्या है, प्रवर्तन में, एक देखो एक शब्द होता है परिवर्तन, परिवर्तन नहीं है, ये है प्रवर्तन। प्रवर्तन होता है लागू करना, अमल में लाना। तो ये कहता है कि विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अगर 6 सप्ताह बीत गए तो ये अध्यादेश अपने आप निरस्त हो जाएगा। अगर विधानसभा ने पारित नहीं किया तो ये प्रवर्तन में यानी कि ये लागू नहीं रहेगा। थोड़ी शब्दावली टफ है, थोड़ा आपको इनको समझना पड़ेगा। ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हिंदी ग्रंथ अकादमी की मेरे पास बुक पड़ी थी, अगली क्लास में चलो दिखाऊंगा, मैं यहाँ ऊपर ऊपर पड़ी होती तो मैं दिखा देता। वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, वो भी पढ़ सकते हैं, और राहुल चौधरी वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ पॉल साइंस के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत अध्यादेश जारी होता है। राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। विधानमंडल का अवकाश का मतलब है जब विधानमंडल की बैठक नहीं है, सत्र नहीं चल रहा, ठीक है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल राज्यपाल के पास पावर है कि उसको वापस ले सकता है। तो इनमें से पहली बात गलत होगी, ये वाली बात गलत होगी कि एक उदाहरण मिलता है, एक भी उदाहरण नहीं है अध्यादेश वाला। तो ये, क्योंकि जब भी आप राज्यपाल पढ़ो, आपको राज्यपाल पढ़ो राजस्थान वाला, तो आपने ध्यान रखना है करंट में ये बात कि इस साल कितने अध्यादेश जारी हुए, ये याद रखना ही होता है। निम्न में से उस युगम का चयन करें जिसमें क्रमशः वह राज्यपाल जिसका पद पर रहते, ये थोड़ा सा मैंने टेक्निकल तरीके से प्रश्न को बनाया है। एक बात का ध्यान रखें, जब क्रमशः बात आ जाती है तो यानी कि आगे कंटिन्यू वैसा ही उत्तर होना चाहिए जो पूछा गया। जैसे वह राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ, यानी कि 1 नंबर पे वो ऑप्शन होना चाहिए जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ। दूसरा, वह राज्यपाल जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इस्तीफा दिया, यानी कि दूसरे नंबर पे ये बात होनी चाहिए। शैलेंद्र कुमार जो है, इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, बिल्कुल सही है, ये तो निधन हुआ है इसका तो, लेकिन क्या दूसरा बंदा इसका हुआ कल्याण सिंह का? कल्याण सिंह का नहीं, कल्याण सिंह का पद पर रहते हुए नहीं निधन हुआ। कल्याण सिंह कौन है? कल्याण सिंह वो है जिसने कार्यकाल संपूर्ण किया, उसमें 3 हमें
मिलेंगे। देखो, एक प्रश्न बनेगा, वह राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल अपना पूर्ण किया, पूरा कार्यकाल उन्होंने दिया, तो इसको आप पूर्ण को संपूर्ण जीके पढ़ लो, संपूर्ण जीके। तो संपूर्ण से तो संपूर्णानंद हो गया, ठीक है, संपूर्णानंद हो गया, के से कल्याण हो गया, और जी से गुरमुख निहाल सिंह हो गया। जी से क्या हो गया? गुरमुख निहाल सिंह। के से कल्याण, के से कल्याण, और एस से संपूर्णानंद। तो जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, 3 ही उदाहरण मिलते हैं, बाकी समय से पूर्व किसी और में या इधर उधर हो गए। और 3 उदाहरण आपको वो मिलेंगे जिन्होंने मतलब अपनी मर्जी से त्याग पत्र दिया कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, और 4 आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो हमने एक देखना है, तो ये तो हो नहीं गया क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करते। फिर ये कहता है मदन लाल खुराना और दरबारा सिंह। अब इसमें क्या मिस्टेक है? मैंने कहा क्रमशः पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो दरबारा सिंह 2 नंबर पे है। अगर दरबारा सिंह इधर होता और मदन लाल खुराना इधर होता तो ये भी ऑप्शन सही था, क्रमशः देने थे, क्योंकि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा मदन लाल ने दिया है, मदन लाल ने भी इस्तीफा दिया है। लेकिन फिर ये हो गया, दरबारा सिंह इधर आता और ये इधर आता, समझ गए? फिर बात आती है निर्मल चंद जैन और जोगिंदर सिंह। इसका उत्तर ये है, निर्मल चंद जैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, अभी चारों आपको याद करवाऊंगा, और जोगिंदर सिंह ने क्या है? त्यागपत्र दिया था। हाँ, और बलीराम भगत, लोकसभा जब बात आती है कि कौन से जो है राज्यपाल ऐसे हुए हैं जो कि लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बलीराम भगत का नाम आता है ना, बलीराम भगत का नाम आता है उसमें, और संपूर्णानंद का यहां आ गया। अब आपको अगर इसका ठीक उत्तर यह है कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, जो मृत्यु की ट्रिक याद कर लेना कि भाई एनडीपीएस, एनडीपीसी एक्ट सुना है? एनडीपीसी वो नशे वालों के खिलाफ जो लगता है, एक्ट लगता है, तो आदमी मर ही जाता है, नशा आदमी को मार देता है। तो एनडीपीसी, एन से निर्मल, एन से निर्मल चंद जैन, डी से दरबारा, पद पर रहते हुए पहला व्यक्ति जिसकी मौत हुई, पी से प्रभा राव, प्रतिभा मत याद रख लेना, प्रभा राव है भाई, एस से शैलेंद्र, एस से शैलेंद्र कुमार। तो ये वो 4 लोग हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु कब हो जाती है? जब एनडीपीएस है, ये एनडीपीसी होता है वो, एनडीपीसी लिख दो चाहे, लेकिन एस से शैलेंद्र बनेगा। तो इन लोगों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वो संपूर्ण जीके याद रखो, संपूर्णानंद, गुरमुख और कल्याण सिंह। फिर बात आती है जिन्होंने त्याग पत्र दिया, तो वो व्यक्ति आएंगे मदन लाल खुराना और जोगिंदर सिंह, 2 तो ये हो गए त्याग पत्र वाले, ये त्याग पत्र दिया मदन और जोगिंदर, और एक व्यक्ति इनमें और होगा, ठीक है, वो याद रख लेना। अब ये देखेंगे आप, हाँ, ये कुछ मैंने तथ्य दिए हैं, ये आपको याद करवाने जरूरी है, और यहां मैं राज्यपाल को याद करने का तरीका आपको बताता हूं। किसी को भी, चाहे राष्ट्रपति है चाहे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल में ऐसा मसला काफी आता है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान कौन से 61 में है क्या? बताना, 161 में है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त स्व विवेकीय शक्ति है। ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि क्षमादान की शक्ति सविवेकीय पावर नहीं है, ये पावर कौन सी है? ये न्यायिक पावर है। कौन सी है? न्यायिक पावर है। चलो अपने क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर लेते हैं, न्यायिक पावर है, ठीक है। अनुच्छेद 167 के तहत, 67 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। अब आप ध्यान रखेंगे, जो है राष्ट्रपति सूचना प्राप्त करता है, हमने पढ़ा है, सूचना प्राप्त करता है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 74(1), ये हमने पढ़ा है। तो वैसी ही सूचना अनुच्छेद 67 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करता है। यह एक विधायी शक्ति है। यह भी असत्य बात है, क्योंकि यह विधायी शक्ति नहीं है, यह भी क्या है? स्व विवेक वाली शक्ति है।
यह स्वयं विवेक वाली, और ऊपर वाली स्वयं विवेक नहीं है, न्यायिक शक्ति है। मंत्री परिषद को भंग करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है, तो यह विधायी शक्ति नहीं है, यह स्वयं विवेक वाली शक्ति है। ठीक है भाई, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 2 3 तीनों गलत हैं। अब मैंने ये आंकड़े क्यों दिए? जब आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़े, तो जब उनकी आप शक्तियां पढ़े ना, कम से कम ये जरूर पढ़ लें कि स्वयं विवेक वाली कौन सी है, न्यायिक कौन सी है, विधायी कौन सी है, वित्तीय कौन सी है। जरूर याद रखें इन बातों का। इसलिए मैंने ये आंकड़े आपको याद करवाने, आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रश्न आ ही रहे हैं और इसी तरह के प्रश्न जो है आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख लेना कि वो जो समाधान करता है, क्योंकि वो न्याय का पालन कर रहा है ना, न्याय के तहत है, तो वो न्यायिक शक्ति हो गई है। सूचना प्राप्त करना नहीं करना उसके स्वयं विवेक की शक्ति है। ठीक है, इस बात का ध्यान। मंत्री परिषद को भंग करना उसकी स्वयं विवेकीय शक्ति है, विधायी शक्ति नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना, अध्यादेश क्या है? ये विधायी शक्ति है। स्वयं विवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मंत्री परिषद उसको कहेगी, रेकमेंड करेगी मंत्री परिषद। ठीक है, इस बात का ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न, वह राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे तथा राजीव गांधी हत्याकांड में बने जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। और इसका ठीक उत्तर क्या है भाई? राम नाईक क्या है? ये कौन थे? ये हमारे रेल मंत्री रहे हुए हैं, रेल मंत्री। शैलेंद्र कुमार कई देशों के राजदूत रहे हुए हैं, कई देशों के राजदूत, पाकिस्तान, जॉर्डन, ये कई देशों के राजदूत रहे हुए हैं। और यूएनओ में भी प्रतिनिधि के तौर पर एक जो मसला हुआ था उसमें गए हुए हैं, तो शैलेंद्र कुमार इसलिए। अब इसका ठीक उत्तर है मिलाप चंद जैन है, ये निर्मल चंद जैन है। मिलाप चंद जैन है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मिलाप चंद, निर्मल चंद फिर क्या है? वो वित्तीय केंद्रीय वित्त आयोग के फिर सदस्य रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में लगे चौथे राष्ट्रपति शासन के समय, और राष्ट्रपति शासन आपको पता है सबसे पहले 1967 में लगता है। सबसे पहला, सबसे कम समय वाला सबसे पहला है, कम समय। और सबसे ज्यादा समय वाला कौन सा है? ज्यादा समय वाला राष्ट्रपति शासन है 1992-93 वाला, ये सबसे ज्यादा, लगभग 350 दिन थे, 345-50, और इसमें 45-50, मात्र 45-50 थे, इसमें सबसे कम थे, 45 दिन थे। अब ये पूछ रहा है चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? इसका ठीक उत्तर बताने से पहले एक बात का ध्यान रखना, वो पूछता है पहले राष्ट्रपति शासन, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब कौन थे? एक बात का ध्यान रखना, जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वो हम ध्यान रखते हैं संपूर्णानंद, संपूर्णानंद का ध्यान रखें। लेकिन पहला जो कुल 45 दिन का था पहला राष्ट्रपति शासन, तो संपूर्णानंद के बाद हुक्म सिंह भी बन गए थे, हुक्म सिंह भी बन गए। तो अगर भविष्य में ऐसा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्यपाल रहे, तो दोनों ही उत्तर आ जाएंगे, संपूर्णानंद और हुक्म सिंह। फिर जब ऐसा एक बार प्रश्न आया हुआ है कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे, तो उस समय हुक्म सिंह भी ऑप्शन थे और संपूर्णानंद भी। अब कई बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है कि सर उसने संपूर्णानंद माना, हुक्मचंद भी उत्तर है, तो जब लागू हुआ उस समय संपूर्णानंद थे। हाँ, पहले के दौरान क्योंकि संपूर्णानंद बदल गए, उसके बाद हुक्म सिंह बन गए। ठीक है, हुक्म सिंह बन गए, तो दौरान अगर शब्द आता है पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो फिर ये दोनों आ जाएंगे। क्योंकि अब आप देखेंगे दूसरे के दौरान जब हम जिक्र करते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो फिर रघुकुल तिलक के साथ और कौन थे? वेदपाल त्यागी। लो, दूसरे में जब लागू हुआ तो वेदपाल है, वेदपाल त्यागी है। और वेद कहां तैयार होते हैं? ये तैयार होते हैं रघुकुल में। तो दूसरा जब लागू हुआ वेदपाल त्यागी है, लेकिन दूसरे के दौरान वेदपाल और रघुकुल दोनों तीनों ही है।
हाँ, अगर शब्द आ जाए तीसरे में तो तीसरे में सिर्फ तिलक है, तीसरे में तिलक, तीसरे में तिलक, तिलक तीसरे में है, तिलक दूसरे में भी थे, उसके दौरान थे। और फिर आ जाता है चौथा, तो चौथे में एम चेन्ना रेड्डी का नाम आता है। एक नाम और है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इस समय भी 2 राज्यपाल हो जाते हैं, ठीक है। तो चौथे के समय एम चेन्ना रेड्डी, डी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? टाइम क्या हो गया भाई, ज्यादा लंबा काम तो नहीं चला गया? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब सुमेलित है कौन सा? 154 में राज्यपाल की नियुक्ति है? नहीं। 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल और राष्ट्रपति, अगर आपके जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में राज्यपाल और राष्ट्रपति है, तो एक साइड राष्ट्रपति रख लो, एक साइड राज्यपाल रख लो, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये अनुच्छेद 154 कहता है। वहीं अगर 5(3) की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कार्यपालिका पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के। वो 53 है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पावर 152 से शुरू होती है। 152 कहता है कि राज्य का एक केंद्र, सेंटर का, एक देश का राष्ट्रपति होगा। यहां सेम बात, राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो 153 कहता है, यानी कि राज्यपाल वाला एक बाद में चलता है। तो आप दोनों रख के बराबर, क्योंकि जो बात 152 में राष्ट्रपति के लिए है, वो अनुच्छेद 53 में राज्यपाल के लिए, जो 153 में राष्ट्रपति के लिए, वो 154 में राज्यपाल के लिए। तो यहां 53 में उसको कार्यपालिका, यहां 154 में गई है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 154 के तहत, और यहां राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है, ठीक है। और 56 में क्या है? आपको पूछे कोई राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, कभी कार्यकाल यही कोई 5-6 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5-6 वर्ष होता है, तो 156। तो 156 में कार्यकाल है। योग्यताएं, अर्हताएं क्या मतलब क्या होता है? ये पूछता है कि राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या होती है, एबिलिटी, ये 157 में है। क्या 5-6 वर्ष क्या भाई राज्यपाल बनाना है? राज्यपाल बनाना है तो भाई राज्यपाल बनाना है। भाई राज्यपाल किसको बनाएंगे? जब आप लोगों की बढ़िया भाई बराबर सहमति दो तो ही बनाएंगे। ऐसे नहीं कि भी आपको कि नहीं, बराबर सहमति से याद रखना कि भाई बराबर वाला आंकड़ा कौन सा है? 5-5। क्या भाई बराबर सहमति दो तो ही अपने किसी डिसीजन पर पहुंच सकेंगे, मतलब सभी का निर्णय एक समान, बराबर का मतलब। हालांकि वोटिंग के मामले में एक ज्यादा होता है वैसे, तो यहां ध्यान रखना कि भी बराबर सहमति होगी जिस विचार पर, यानी कि सभी का एक मत हो जाएगा, तो अपने उसको बना देंगे। तो 155, 5-5 बराबर का आंकड़ा है, तो वो कहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति करनी है। कभी चलो नियुक्ति कर दी, बराबर सहमति बन गई कि तो राज्यपाल को बनाएंगे कितने साल के लिए? यही कोई 5-6 वर्ष के लिए हो जाएगा, 5-6 वर्ष के लिए हो जाएगा। अच्छा 5-6 वर्ष के लिए बना देंगे, तो भाई उसकी कोई योग्यताएं तो देखनी है, तो फिर आगे 5-7 में क्या है? उसकी योग्यताएं हैं। तो ये जो है 158 में फिर क्या है? योग्य है तो सेवा शर्तें, 158 में सेवा शर्तें हैं। तो फिर शब्द किसमें है? शब्द 159 में है। शब्द किसमें है? 159 में है। तो इसका सही सुमेलित सिर्फ ये अनुच्छेद है। अब मैंने ऐसा प्रश्न क्यों बनाया, एक बात का ध्यान रखें। मान लो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है, ये बात 154 में कही गई है, और आगे 8 कदम जब आगे जाएंगे तो उस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया। मान लो ये अनुच्छेद जो है ना टफ है, ऐसा कमी है, मान लो नहीं, आपने कह दिया कि ऐसा नहीं पूछा जाता, चलो मान लिया आपको नहीं पता, लेकिन ये तो सामान्य बातें हैं, ये तो सबको पता होनी चाहिए। मैंने आसान बातों को गलत लिख दिया, और जो बात मान लो आपको नहीं पता वो हूबहू वैसी लिख दी। तो ध्यान रहे अनुच्छेद 154 से लेकर 160-61 तक अच्छे से रट देना, और उधर अनुच्छेद 52 से लेकर वो भी आपको अच्छे से रटने हैं, सामान्य बातें आपकी गलत ना हो जाए। समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सामान्य बात है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
यहाँ उच्चतम भी लिखा हुआ है, हालांकि ये मैं पहले डाल रहा था, मैंने कहा कंफ्यूज करेंगे, इसका उत्तर लगाएंगे बच्चे। चलो फिर मेरे को दया आ गई, भाई इतने भी क्यों कम करवाने आपके। राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल कौन थी? अगर शब्द आता है प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की, प्रथम महिला शब्द आता है, सिर्फ प्रथम महिला, तो प्रतिभा। लेकिन अगर शब्द आ गया प्रथम कार्यवाहक तो आएगी प्रभा राव। ये भी कईयों का प्रथम राज्यपाल पढ़ लिया, प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, ये उत्तर कईयों ने किया है। तो कार्यवाहक पूछा है मैंने, चेंज करके पूछा है, तो प्रभा राव। तो इस तरह से बोर्ड या आरपीएससी हमेशा ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। यहां आ गया राजस्थान के मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क में। अगर तो बात आती है कि राजस्थान को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है, तो वो तो होगी 50 सेमी। अगर मरुस्थल वाली बात आ गई, शुष्क और अर्ध शुष्क, तो 25 सेमी वर्षा रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मई जून के महीनों में चलने वाली धूल भरी आंधियों के पीछे उत्तरदायी दिशा है। तो इसका ठीक उत्तर है संवहनीय करें। अब संवहन होता क्या है? ये एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है जब गर्म हवा जो है वो ऊपर उठना शुरू होती है, गर्म हवा, और जो ठंडी हवा है वो नीचे बैठना शुरू होती है। तो ये जब गर्म हवा ऊपर उठती है, वो जो क्रिया के दौरान सब कुछ होता है, वो धूल भरी आंधियां भी चलती है, उस क्रिया को, गर्म हवा के ऊपर उठने वाली क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। तो संवहनीय क्रियाएं जो है ये धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी होती है। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। अब रीट में एक प्रश्न आया और वो विवादास्पद बना हुआ है, अरावली वाला। अरावली वाला कहां है? ये रहा। और मानसूनी हवाओं की दिशा भी यही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और अरावली का विस्तार भी यही है। लेकिन कुछ किताबों में, वो ऑथेंटिक बुक्स में भी, अरावली का विस्तार जो है उधर से भी मान लीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, तो उसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, अरावली का ये विस्तार भी माना जाता है। अरावली विस्तार क्या है? ये भी माना जाता है उत्तर पूर्व से। मैं मान लो कोई चीज ऐसे जा रही है, अरावली पर्वतमाला ऐसे, ठीक है, इधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे नीचे दक्षिण होता है, इधर वाला पूर्व होता है, इधर वाला पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है, और कुछ किताबें इसको लिख देती है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे लिख देती हैं, और ऐसे पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे हो गया। अब इन दिशाओं को अच्छे से आप याद रख लें। अगर पूछा जाए मानसून की जो हवाएं हैं उनकी दिशा क्या है, तो मानसून जब अपने भारत की बात करते हैं, अब अपने भारत की जो बात करें तो हवाएं ऐसे चलती हैं, यानी कि यहां राजस्थान है तो हवाएं क्या है, ऐसे जाएंगी, अरावली के बराबर जाएंगी। तो ऊपर ही ऊपर दिशा उत्तर होती है, इधर दक्षिण होती है, इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे विस्तार, ऐसे हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवा की दिशा होगी। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में वर्षा की मात्रा कैसे कम होती है, किस दिशा में, तो उसका उत्तर अलग हो जाएगा। वर्षा की मात्रा जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यह है वर्षा की मात्रा के लिए उत्तर। वर्षा की मात्रा बढ़ती किस तरफ जाती है, जैसे ये पतंगाकार आकृति का अपने राजस्थान बनाए, आरजे बनाए, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, इस तरह से। बस ऐसे एने याद रख लिया करो, उत्तर। कई बच्चों को दिशा ज्ञान भी नहीं होता, तो हर बात बतानी जरूरी भी है। अब आपको पता है ये मरुस्थल वाला एरिया है, मरुस्थल वाला, यहां वर्षा क्या है, वर्षा कम होती है। वो कहेगा कि राजस्थान में वर्षा की अधिकता किस दिशा से किस दिशा की ओर पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिम में कम है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस तरफ वर्षा जो है, इधर वर्षा ज्यादा है, वर्षा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये वर्षा की दिशा के लिए है, इसका ठीक उत्तर सी नंबर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कोपेन के जलवायु, बस ये ज्यादा समझाने वाली 2-4 बातें और हैं, बाकी पढ़ दे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला CWG प्रकार, ये आपको भी याद करवाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज का जो है बढ़ा दिया गया है प्रोग्राम, और हालांकि मैं तो ये चाहता था कम से कम रख के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला कर दिया जाए, पर बच्चे नहीं चाहते, और मुझे पता है बच्चे और जगह वही काम के ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएंगे, पर नई जगह उनको भरोसा नहीं होता। जहां जिन पे भरोसा है तो वहां जुड़े हुए हैं, ज्यादा फीस भी दे देते हैं। तो नई चीज को वो जब करते हैं, नई चीज को ज्वाइन करते हैं तो पैसे देख के वापिस चले जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आपने भीड़ भी नहीं करनी, ज्यादा भी इतना है नहीं। तो धीरे धीरे वो जो बढ़ाया जा रहा है प्रोग्राम, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले, अपने साथियों को बता देना। हाँ, टेस्ट सारा मैं खुद बनाऊंगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा कि जिਵੇਂ कहते हैं ना भी चीखा कढ़ा दिया, आपको तसल्ली हो जाएगी पेपर करके। ठीक है, आप सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप खुद तुलना करके देख लेना अपनी टेस्ट सीरीज की, बेस्ट से बेस्ट काम मिलेगा। अब आ जाइए अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जब अपने पतंगाकार आकृति का राजस्थान बनाते हैं, और यहां आप देखेंगे शुष्क वाला एरिया है, यहां है शुष्क वाला एरिया, ठीक है। फिर है अर्ध शुष्क, ठीक है। और फिर ये पहले इस दो को लेते हैं। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया, उसमें सबसे पहले वो देगा BWHW, फिर देगा BSHW, फिर वो देगा CWG, फिर वो देगा AW, इस तरह से वो देगा। अब आपको याद रखने का सबसे आसान बढ़िया तरीका आपको अगर बताऊं, तो ये आप देखेंगे, मैंने उस समय भी आपको बताया था, BWHW, इसको V मान लो, वेरी मान लो, वेरी हॉट, वेरी हॉट। वेरी हॉट मतलब सबसे ज्यादा जो शुष्क वाला है, 1 नंबर वाला, वेरी हॉट वो हो जाएगा VWHW। यानी कि आप इधर मानेंगे गंगानगर से नीचे वाला अगर बात करें, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, बाड़मेर वाला इलाका, वो बहुत ज्यादा वो BWHW में चला जाएगा। जहां दोनों तरफ W नहीं है, वो फिर उसके बाद वाला थोड़ा सा कम शुष्क हो जाएगा, BSHW। और 3 नंबर पे हो जाएगा CWG। G से क्या होता है, ग्राउंड, यानी कि मैदान। तो जितना भी मैदानी नदियों का जितना भी मैदानी इलाका है, नदियों वाला जितना भी मैदानी इलाका है, वो हो जाएगा CWG, ग्राउंड। और फिर बात आ जाती है कि एक तो हाड़ौती अंचल, कोटा, झालावाड़, बूंदी, और इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला, और इधर कुछ सिरोही वाला इलाका, ये आपको किस में मिलेगा, ये AW में मिलेगा। यानी कि जो सबसे छोटा भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, वो सबसे छोटा नाम है AW। आप देखना, आप जब वो पढ़ते हैं ना अपने मिट्टियों के प्रकार, तो उसमें आप देखना यहां कौन सी मिट्टी पढ़ोगे, यहां 20, ये जलवायु वर्गीकरण में भी AW छोटा नाम है, और जब आप मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो यहां पर आप पढ़ोगे वर्टिसोल्स। कौन सी पढ़ोगे, वर्टिसोल्स। ये क्या है, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। और मजे की बात, मैदान जो है वो नदी का इलाका मैदान होता है, ये मैंने आपको याद करवाया था, नदी का इलाका मैदान होता है। और नदी के किनारे अपने क्या लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी नहीं, एल्फीसोल्स। कौन सा, एल्फीसोल्स। मिट्टियों का जब नंबर आएगा मैं सारी याद करवा दूंगा आपको। एंटीसोल्स, आंटी है, फिर उसकी एडी है, फिर इंसेप्टीसोल्स है, तो वो सारी। तो यहां पर मिट्टी का जलवायु वर्गीकरण कौन सा, एल्फीसोल्स पाया जाता है। और कोपेन के जलवायु के अनुसार भी मैदानी एरिया की जो जलवायु है, कोपेन ने उसको क्या नाम दिया है, उसने दिया है CWG। ठीक है, तो अब बात आई कि CWG प्रकार की जलवायु को कौन सा जिला दर्शाता है। अब बांसवाड़ा में कौन सी है, AW है, ठीक है। और नागौर और सीकर वाला जो एरिया है वो 2 नंबर में चला जाएगा BSHW में, और अलवर आपका चला जाएगा CWG में। राजस्थान के मैप को रख के इस तरह से आप इसको याद कर लेना।
नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? अगर पूछा जाए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, भाई कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु है उसको किस आधार पर उसने BWHW BSHW बांटा है, उसने आधार रखा है वनस्पति को, अगर कोपेन की बात है। और अगर आती है थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट ने आधार रखा है किसको? वर्षा को। उसने वर्षा की मात्रा के आधार पर, जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है उसको और नाम दे दिया, कम वर्षा वाले को और नाम दे दिया। तो इसका ठीक उत्तर है वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यह भी ईओआरओ में आया हुआ प्रश्न मैंने डाल दिया। ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा से उद्गम होता है, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। तो पूछा गया कि ये कौन सी नदी के बारे में बताया गया है, तो इसका ठीक उत्तर जो हो जाएगा सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी है। एक काम और करना भाई, राजस्थान में खारी नदियां कितनी है? खारी 2 नदियां हैं, अच्छे से याद रख लेना। और एक बनास है और एक क्या है? पश्चिमी बनास है। एक बनास है, पश्चिमी बनास है, दोनों को अच्छे याद रख लेना। एक काली सिंध है, एक काली सिंध है और एक क्या है? छोटी काली सिंध है। नदियां कैसे याद रहेंगी मैं बताऊंगा आपको। एक छोटी काली सिंध है, इसको याद रख लेना। एक तो ये काम करना, खारी नदियों के नाम से 2, एक अरब सागर में बहती है, एक बंगाल की खाड़ी में बहती है, ठीक है। बनास और पश्चिमी बनास दोनों पड़ोसी। जैसे ये राजसमंद से निकलेगी, खमनोर वाली पहाड़ी से, खमनोर से है ना, राजसमंद खमनोर से। और अगर बात करेंगे इसकी पश्चिमी बनास, ये सिरोही से निकलेगी, यानी कि ये तो चली जाएगी ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी बनास इधर नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो काली सिंध और ये दोनों एमपी से निकलती हैं और दोनों ही चंबल की सहायक नदियां हैं। और 3 त्रिवेणियां अच्छे से याद रख लेना, 3 ज्यादा नहीं तो 3 त्रिवेणियों में आप ये देखेंगे 9 नदियां आ जाएंगी। 9 नहीं, बनास 2 बार आ गई तो 8-7 नदियां आ जाएंगी। जैसे बनास बेड़च मनाल, माही सोम जाखम, और चंबल सीप और बनास उनकी, तो वहां बनास 2 बार आ जाती है। तो उन त्रिवेणी में जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थल अच्छे से याद रख लेना, याद हो जाएंगे। और वैसे एक चीज ये जरूर याद रख लेना, अपने आप याद रह जाती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली। मैं नदियां आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, सब करवाऊंगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू है, इसलिए अब सबसे पहले तो इन दिनों क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद 5-10 दिन में कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि इंटरव्यू कब तक होता है। अगर इंटरव्यू जल्दी हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखना। आपको ये लगता है कि आपका कोर्स बहुत बड़ा है, आप किसी का भी वीडियो कोर्स अगर नए बच्चे हैं ज्वाइन करना चाहें कर ले, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज से इधर जुड़े हुए हैं, मैं भी साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूंगा। कोई आपको लगे तो बाउंडेशन नहीं है कि मेरे से जुड़े हो किसी और से नहीं, मेरे को कोई दुकानदारी थोड़ी है, जहां से आपको ठीक लगेगा वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अपनी तरफ से मेहनत करवाते हैं, मुझे मेरी मेहनत का पता है बस, ठीक है। लोग कैसे करवा रहे हैं वो अपना लोग जाने या आप जानो। फिर बात आती है कि कब तक क्लियर होगा? 10-1 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो इस दौरान मैं क्लासें कम ले पाऊंगा अगर महीने 1.5 महीने में इंटरव्यू होता है। कम लेने का मतलब है कि टेस्ट तो हल करवाऊंगा और 2-1 दिन में एक क्लास दूसरी लगाया करूंगा, ठीक है। 31 के बाद फ्री हो जाऊंगा, तो ऐसा शेड्यूल रहने वाला है। अगर थोड़ा सा समय ज्यादा मिलेगा इंटरव्यू के लिए, फिर डेली वाली क्लास अपनी चलती रहेगी, और जो 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी जो अप्रैल के पहले वीक में अपने शुरू कर देंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी अरब सागर में बहने वाली नदी नहीं है? इसका ठीक उत्तर वही है, खारी। जब नदियों को याद करो ना तो 3 बड़ी नदियां पकड़ लो, एक चंबल, एक तो आप चंबल को, ठीक है, एक बनास को, एक लूनी नदी को। लूनी तो मान लो इधर अजमेर नागपाड़ से निकली, इधर गई लूनी नदी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रन में, वो जरूर ध्यान रखना कच्छ के रन में कौन सी जा रही है, पक्का याद रखना, और खंबात की खाड़ी में कौन सी जा रही है। अब एक काम आप थोड़ा सा देखो, बेसिक चीजें बच्चों को नदियां याद करने में बड़ी दिक्कत आती है।
इधर अपना यहां पर राजस्थान है, आरजी है, ठीक है। और राजस्थान के इस तरफ वाला एरिया जो है ना उसको अरब सागर कहते हैं, अरब सागर। और इस तरफ वाले एरिया को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल वाले एरिया के नीचे जो है। अब जो नदी चंबल में जाके, आपको पता चंबल मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान की सीमा को टच करते हुए इधर मिलती है, इधर से वो यमुना आती है और यमुना में आके, और गंगा यमुना वाला, और ये नदियां इधर से आती है, ठीक है। चंबल जाके यमुना में मिलती है, यानी कि जितनी नदियां चंबल में मिलेंगी वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं। और मजे की बात, जो लूनी नदी है, जो लूनी नदी यहां से निकली, तो लूनी नदी इधर आ रही है, इधर वाले एरिया में आ रही है, तो इधर कौन सा है, अरब सागर है। तो इधर नीचे की तरफ जितनी नदियां आएंगी वो अरब सागर। तो लूनी और उसकी सहायक नदियां, पहले ये याद रखो कि लूनी में कौन कौन सी मिल रही हैं। लूण याद कर लो, नमक याद कर लो, और लूण के साथ साथ जड़ी बूटी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, बीठड़ी, सब वो सेट कर लो। इसी तरह चंबल, चंबल को पहले याद रखो कि चंबल में एमपी से कौन कौन सी मिल रही हैं। फिर आप क्या करना, फिर आप ऐसे याद रखना कि चंबल में बनास मिल रही है, तो बनास में, जैसे चंबल, अब चंबल खुद की अगर बात करें, यहां चलो मैं आपको याद करवाता हूं थोड़ा सा, कि चंबल जो है, चै छह जय होता है, चै छह जय, और जाना पाव पहाड़ी, चै और जय एक वाले वर्ग में है, और चंबल यहां से चलती है, ये चंबल है। और चंबल में जब नदियों के मिलने की बात आएगी, तो चंबल में सबसे पहली नदी, चै में सबसे पहले कौन मिलेगा, छह, यानी कि छोटी काली सिंध। कौन सी, छोटी काली सिंध। चलिए इस मैप को अपने छोटा कर लेते हैं एक बार, टाइम कितना हो गया भाई, बस 5-7 मिनट में क्लास खत्म करनी पड़ेगी भी। ये है चंबल, ठीक है। चंबल सबसे पहले कहां, जाना पाव, एमपी से निकलती है। चंबल में सबसे पहले एमपी से नदी कौन कौन सी मिलेगी, छोटी काली सिंध। चै में सबसे पहले क्या मिलेगा, छह मिलेगा, छोटी काली सिंध, जो डायरेक्ट चंबल में मिलती है नदी। फिर चंबल में डायरेक्ट मिलने वाली नदी में कौन सी आ जाएगी, काली सिंध। कौन सी आ जाएगी, काली सिंध। अब काली सिंध को याद कैसे रखेंगे, काली बागली, काली क्या हुआ, काली भाई बागली, तो बागली पहाड़ी, ठीक है। काली बागली, और छोटी बिंदी, नैनी सी बिंदी लगा के, तो आप शब्द याद रखना, नैना गांव आएगा, बिंदा गांव आएगा, बिंदा गांव से एक जगह प्रवेश करेगी, नैना गांव में जाके काली सिंध चंबल में मिल जाएगी। तो काली बागली, नैनी बिंदी लगा के, ऐसे करके इसको याद रख लेना। तो काली डायरेक्ट मिल रही है उसमें, और काली में मिलने वाली नदियां, काली में एक तो मिलेगी आहू, जो काली में मिल जाएगी, ठीक है, और एक काली में मिल जाएगी परवन, परवन मिल जाएगी, काली में परवन मिल जाएगी। यानी कि काली तो चंबल में मिल रही है, काली में दो नदियां और मिल रही है। अब आहू कहां से, ये सारी एमपी से, इधर वाला जितना पोर्शन है ये एमपी से, मध्य प्रदेश से निकल रही है नदियां। अच्छा, आहू कहां से निकलती है, देखो एक सलीम का गाना है, सलीम का गाना है वो, आहू 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 आहू, अख लड़ जाना मर मिट जाना, इको ही कहानी बस बदले जमाना, आहू आहू आहू, वो गाना है ना। तो जब भी सासू डांटे, सासू कुछ कहे, तो बस एक गाना गुनगुना लेना है, आहू 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 सासू, तो सुसनेर से निकलती है आहू नदी, समझ गए। और जिसके पर निकल आए वो तो भैया, जिसके पर निकल आए वो तो पैदल चलना ही बंद कर देता है, विंध्याचल। कहां से, विंध्याचल से निकलती है परवन नदी। कहां से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है परवन नदी, वो चलना बंद कर देता है जिसके पर निकल आते हैं। अच्छा, फिर पार्वती भी विंध्याचल से निकलती है, फर्क इसमें इतना है, जिसके पर निकल आए वो चलना बंद कर देता है, चाहे कितना ही माल का नुकसान हो जाए।
विंध्याचल पर्वत में भी मालवा का पठार है, वहां से निकलती है। ठीक है, और एक नदी इसमें विंध्याचल से ही मिलेगी काली चंबल में, और उस नदी का नाम होगा पार्वती। तो अब इस तरह से आपने एक एक नदी को अपने रजिस्टर पर बना बना के, आपको मैप याद है नहीं है, जिलों में बाद में याद रखें कौन सी नदी किस जिले में बहती है, वो बाद की सबसे टफ बातें हैं। सबसे पहले आप उसको याद रखना शुरू कर दे तो कभी याद नहीं होगा। अपने रजिस्टर पर एक नदी बनाए ऐसे, ये चंबल है। अब चंबल में इधर से कौन कौन सी मिल रही है पता होना चाहिए कि एमपी से कौन कौन सी एमपी से मिल रही हैं, इस तरह से सामान्य बातें। फिर आगे की गहरी गहरी बातें आप याद रखें। और जो अरब सागर में मिल रही है, ध्यान रखना, जो अरब सागर में मिल रही है, अरब सागर में मिलने वाली का आपको ध्यान रखना है आपने कि खंबात की खाड़ी में कौन सी है और कच्छ के रन में कौन सी है। जैसे लूनी शायद इधर आती है ना, लूनी की अगर बात करें, और पश्चिमी बनास साबरमती वो शायद इसमें आती है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, अभी व्याख्या करवाने का तो ऐसा होता है कि पता कितनी सारी चीजें आपको याद करवा दूं, पर थोड़ा सा समय। निम्न में से असंगत युग्म है। अब बेड़च नदी, बेड़ को कहना है बेड़ गो, ठीक है, गोगुंदा में यानी कि उदयपुर जिला। बाद में पहले वो कौन सी पहाड़ी है वो याद रखा करो। जोजड़ी, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी से कौन सी निकलती है, जोजड़ी नहीं निकलती, कौन सी निकलती है, जाखम निकलती है। तो जोजड़ी की क्या बात है भाई, जोजड़ी की विशेष बात क्या है, जोजड़ी जो है लूनी नदी में, लूनी में दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। ठीक है, जैसे ये लूनी नदी जा रही है, लूनी है अजमेर वाले एरिया से निकलकर, ये सारी जैसे ऐसे है, लूनी नदी ऐसे है, तो लूनी नदी ऐसे जा रही है, तो इसका ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो इधर नागौर से आकर मिलेगी जोजड़ी, नागौर से आकर क्या मिलेगी, पोंडलू गांव नागौर से आएगी ये जोजड़ी नदी। बाकी सारी नदियां जो है वो इधर से मिलेंगी इसमें, इधर बाएं ओर से। ठीक है, दाएं ओर से मिलने की एकमात्र नदी। तो छोटी सादड़ी से जाखम, रूपारेल नदी उदयनाथ पहाड़ी से है, और फिर आ जाता है बनास। अब बनास कहां से है, बन्ना, बन्ना को क्या कहना है, खम्मा गढ़ी, बन्ना खम्मा, खम्मा नोर राजस्थान से। यानी कि यहां पर आपको बोनस मिल गया, उत्तर ये और ये दो हो गए। जाना पाल च छ जय, च चंबल च छ जय, चंबल जाना पाल से हो गया, चंबल मत जाना चाहिए, है ना। बन्ना खम्मा गणी। नेक्स्ट प्रश्न, जल की उपलब्धता के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल है। अब चंबल में देखो, चंबल में क्या लिखा होता है, चैम्बल, यानी कि एक नंबर जल की उपलब्धता के आधार पर चम, ठीक है, 2 नंबर पे बनास, 3 नंबर पे मैं माही, 4 नंबर पे लूनी। तो चंबल में ही चारों शब्द दिए हुए हैं, चंबल। तो चंबल 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके जल की उपलब्धता, सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली नदी तो चंबल होगी। और ये समान है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल, राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः बहने वाली तो बनास उत्तर। ये तो आपको पता ही होंगे चीजें। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील, तो ये सबको पता है, प्रचलित ट्रिक जो है ना, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब जितनी जितनी खारे पानी की झील है ना वो सारी इसमें आ जाएंगी। अब जैत सागर नहीं है, ठीक है, का ये हो गया काबोद, रे से रेवासा, साड़ी, डी से डीडवाना, ऐसे करके सारी की सारी जो है ना इसमें आ जाएगी, जैत सागर नहीं है। तो इससे वो याद रख लेना, ये सभी बच्चों को ध्यान होता है शायद। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकास एक निश्चित व सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। क्या देखते हैं, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ठीक है। वृद्धि व विकास पर्यायवाची नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक ही बात है, एक ही बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक शारीरिक विकास है, एक मात्रात्मक है जिसको मापा जा सकता है, एक परिमाणात्मक है, तो पर्यायवाची नहीं हो सकते। हाँ, यहां वो शब्द हो सकता था, एक दूसरे के पूरक है, इस बात को ध्यान रखना भी, पूरक है, पूरा करते हैं एक दूसरे को, जो
क्योंकि विकास में वृद्धि निहित होती है, तो पूरक है, पर्यायवाची नहीं, ये दोनों शब्द रट लो। दूसरी बात, विकास एक निश्चित व सतत प्रक्रिया है, निश्चित नहीं, अनिश्चित शब्द आता है यहां, ठीक है, अनिश्चित शब्द। तो इसका ठीक उत्तर ये है। कौन सा वृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है? वृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है। एक वो जो भाई पहले दिन जो हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो उसमें भी आपको बोनस दिया जाता है, समाज मनोविज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है, सही बात है। विकास वृद्धि का एक चरण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। विकास वृद्धि का चरण नहीं है, वृद्धि विकास का चरण है। विकास का चरण वृद्धि खुद है, विकास वृद्धि का चरण नहीं है। ऐसी बातें ही खतरनाक होती हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, बिल्कुल। वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, ये गलत है। ये विकास में होती है, वृद्धि में नहीं होती। ये तो सामान्य बातें आपको उसमें भी पढ़ाया था मैंने, रीट में भी। साइको पढ़ाऊंगा लेकिन मेरे इंटरव्यू के बाद। और एक बात ध्यान रखो, आर्ट एंड कल्चर के जितने टॉपिक आ रहे हैं या साइको के आ रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है कुछ चीजें याद रखने में, तो रीट में जो मैंने पढ़ाया 6 से 10 तक की बुक से ही पढ़ाया है। आर्ट एंड कल्चर जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता, सिर्फ सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, तो मैंने हिंदी, बागड़ी, पंजाबी तीनों भाषाओं में ट्रिक करवा के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाया हुआ है। 2 दिन में उसकी एक व्यवस्थित अलग से जो है बना देंगे प्ले लिस्ट, तो उसको जरूर देख लिया करना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, ठीक है। विकास वर्तुलाकार होता है, लंबाकार नहीं। विकास शनय शनय होता है परंतु तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध नहीं होता। विकास विशिष्ट, अब ये मिस्टेक हो गई भाई, ये मिस्टेक होगी हमसे, हमारे टाइपिस्ट महोदय से ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने यहां लिखा था विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर नहीं होता, नहीं होता। सही प्रश्न बताऊं, इस तरह से बनाया हुआ था मैंने। तो असत्य कथन क्या था? असत्य कथन ये था फिर, क्योंकि विकास शनय शनय होता है, सही बात है, परंतु तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध नहीं, ये गलत बात है। तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है। तो क्रम है ना, सिर से पैर की और वो तो तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध भी होता है। तो ये था, लेकिन जब यहां नहीं लगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो यह भी बात असत्य हो जाती है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। वो मैंने उदाहरण दिया हुआ था कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में पेन रखा है ऐसे करके, तो वो पूरी मुट्ठी बंद कर लेगा, ये अपने आप में सामान्य है, सारे हाथ का यूज। जब वो एक एक उंगली का इनका यूज करेगा तो वो विशिष्ट बात होगी। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। तो अब इसके फिर दोनों उत्तर माने जाएंगे भी, क्या करें। किस अवस्था में बालक समूह बनाता है तथा उसे प्रश्नों की अवस्था भी कहा जाता है? वो बाल्यावस्था है, बी नंबर आपका उत्तर है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण नहीं है भाई, ये है व्यवहार में स्थिरता, क्योंकि अस्थिर होता है व्यवहार, उसका अप डाउन चलते रहते हैं। शारीरिक परिवर्तन है, संवेगात्मक है, तो स्थिरता नहीं होती व्यवहार में उसकी, ये ठीक है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? विकास में परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास पैटर्न पूर्वान्वय अपूर्वान्वय होते हैं। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास है, इसका उत्तर ये है। कारण यहां पर लगा हुआ ए शब्द, क्योंकि विकास पूर्वानुमेय है, मतलब पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन पूर्वानुमेय को उसने क्या लिख दिया? अपूर्वानुमेय। इतना फर्क हो जाता है, तो ये बात असत्य होगी। मंडोर के किस गुर्जर प्रतिहार, ये मैंने कितना अच्छे से आपको, हरिश्चंद्र ने जल का छिड़काव कर नाग को ताता ताता बुलाया, ताता ताता भोजन करवाया। चंदू ने लुक के देखा कि जो भी काका बालक बैठे हैं सब घटिया है, सब घटिया। सारे मंडोर के राजा उसमें हो जाते हैं। तो जल समाधि ली थी वो किसने ली थी? जोट ने ली थी। और उधर जो कनौज वाले राजाओं में किसने ली थी? वो नाग भड़द्वितीय ने ली थी। किस राजा ने गटियाड़ा, ठीक है, तो वो कक्कुक, जो भी कुक है ना, काका बालक कुक हैं, सब घटिया है, तो कुक घटिया है, तो कुक वाले में आ जाता है।
वो क्लास देख लेना, यहां अब उसको एक्सप्लेन नहीं करना दोबारा से। मंडोर के राजाओं का सही कालक्रम है, तो सबसे पहले इनमें सबसे पहले कौन आएगा? हाँ, तो हरिश्चंद्र ने जल का छिड़काव कर, यानी कि नर भट्ट क्या किया? नाग को बुलाया, फिर क्या किया? ताता ताता भोजन करवाया, ठीक है। और लास्ट में कथुक थे, यानी कि 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कनौज के गुर्जर प्रतिहार राजाओं का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले रामभद्र आएगा, रामभद्र के बाद महेंद्रपाल आएगा, महेंद्रपाल के बाद भोजद्वितीय आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे महिपाल आ जाएगा, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये लो, ये इसका ठीक उत्तर होगा, 4 1 3 2। ये पढ़ाए हुए हैं भाई, वहां वीडियो देख लेना अच्छे से। अब 2 यात्री थे, सुलेमान, सलमान को क्या करवाना? सलमान खान अच्छा अच्छा भोजन करता है भाई सुलेमान भोज के समय, तो इसमें हमें कहा अल माही, माहीपाल, अल माही। निम्न में से किन अभिलेखों से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है? अब ये आपको लिखाए हुए थे सारे, कहला अभिलेख, दौलतपुर चाटसू अभिलेख और ओसियां अभिलेख, तो 1 2 5 ये उत्तर है। एक बात ध्यान रखना, जब मैं चंद्रगुप्त आपको दूंगा ना, चंद्रगुप्त नहीं, पृथ्वीराज तृतीय, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे अभिलेख लिखाऊंगा प्रश्नों में, तो आपको हैरानी होगी जिनके नाम ही नहीं सुने। तो फलोदी अभिलेख से पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है, हांसी अभिलेख से भी चौहानों की जानकारी मिलती है, आपको बताइए, और 1 2 और 5 से। ये मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि इसकी क्लास लग चुकी है भाई, इसकी अब दोबारा से किस राजा ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो ये कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। और इसकी राजधानियों की ट्रिक आपको दी हुई है, मजेदार, मम्मे बिन्ने जाऊं के 12, ठीक है, पूरी ट्रिक आपको रज्जिल से लेकर कनफटे जोगी उमक कनफटे जोगी सारंगी वाद्य यंत्रों के, ये शब्द में मिस्टेक है, किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो ये जीण माता है। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, जोधपुर के राठौड़ जो है उनकी कुल देवी नागणेची माता। शीतला माता, शीतला माता माधो सिंह ने बनाया था क्या मंदिर? चाकसू जयपुर में है ये, और करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की। इनमें कंफ्यूज मत होना, एक शीतला माता है, एक शीला, ये आमेर में है और इसका मंदिर मान सिंह ने बनाया, ठीक है। उसका उत्तर जीण माता सीकर के चौहानों की। चौथ माता किस जनजाति की? तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा कंजर जनजाति की। नेक्स्ट प्रश्न, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है? जालोर के चौहानों की आशापुरा, ये सांबर के है ना, अजमेर वाले, ये सीकर वाले जो हैं चौहान, और ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। 41 नंबर, हाँ जी। अब ये आ गया, और ना पहले शेड्यूल में मैंने वो बाद में लिखा, तो फिर वो जो गुरलाल सर को बताया नहीं था, तो पहले जो शेड्यूल में भाई यूरोप महाद्वीप था, वो जब अब एक साथ जो इनका रिवीजन टेस्ट होगा, 4 टेस्ट के बाद अपना रिवीजन टेस्ट होगा, आपको पता, तो उसमें यूरोप महाद्वीप दूंगा भाई मैं, है ना प्रश्न, तो वो पढ़ लेना समय मिलते ही। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। नेक्स्ट प्रश्न, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो ये जो पाक तो जल संधि, अगर शब्द आए जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि है, लेकिन अगर दर्रा आए तो एलिफेंटा है। दर्रा कौन सा है? एलिफेंटा है। अब कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर आपने टेस्ट सीरीज की फीस 100 रुपए बढ़ा दी, हमारा तो बहुत नुकसान कर दिया आपने। देखो मैंने ये कहा था कि 100 रुपए अपने टेस्ट सीरीज की 199 रख रहे हैं शुरू के 100 बच्चों के लिए, फिर हमने उसको 200 बच्चों के लिए बढ़ा दिया, फिर हमने उसको 250 बच्चों के लिए, 350 बच्चों तक, 200 मैंने देखा है 275 बच्चों, 70 बच्चों तक को 199 में दिया। फिर जो है 100 बच्चों वाला ऑफर आपको देखो करते करते कि चलो और बच्चों का फायदा कर ले, और फिर उसको बढ़ा दिया।
हाँ इतना ठीक है, आपने अच्छा स्नेह दिया है उसको, 300 प्लस बच्चे उसमें हो गए हैं तो ठीक है। जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है उनको पता, क्योंकि बच्चों को इतना तो पता है कि यहां से हमें क्या मिल रहा है। तो ये 30.6% है। और ये कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, वो 20% है। तो सी नंबर उत्तर है इसका। नेक्स्ट, अनातोलिया का पठार कहां है, आना कहां, आना पूरा अन्ना ट्रक भर के लाना है भाई, तोलिया का ट्रक भरा हुआ है, ये कर लो। विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील, अब देखो अगर आए विश्व की सबसे गहरी झील, रूस वाला वो जो साइबेरिया वाला इलाका है, ठीक है। और अगर आए विश्व की सबसे खारी झील, ठीक है, तो लैनवॉन, ये तुर्की। अगर आए विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये 5 देशों के मध्य है, 5 देशों की सीमा पर है, ठीक है। और प्रश्न था सबसे गहराई पर स्थित, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर है, ये ध्यान रखना। तो इसका ठीक उत्तर मृत सागर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से ये सारे के सारा जो पार्ट है एशिया महासागर के दिए हुए हैं। ये कितने प्रश्न हो गए, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म है भाई, असंगत कौन सा है, अलताई, ताई, ताई ने मांग लिया भाई कुछ ना कुछ, है ना, दिया होगा, मांग लिया। कुर्दिस्तान पर्वत ईरान नहीं है, ये कहां है, इराक में है, तो ये गलत हो गया। फिर सारा, सारामती म्यांमार, ठीक है। सारा कुछ क्या होता है, मां होती है, म्यां होती है, मां होती है सारा कुछ। और ताई तो क्योंकि मांग ही लेती है कुछ ना कुछ दो, तो मां सारा कुछ देती है पर कुछ नहीं मांगती। तो तेनन सांग पर्वत कहां है, थाईलैंड में है, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा कुर्दिस्तान, जो कि ईरान में नहीं इराक में है। हाल ही में किस विभाग द्वारा देव ऋण योजना की शुरुआत की गई, ये पशुपालन विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अचानक मछलियों की मौत के कारण चर्चा में रहा जसदेर तालाब कहां पर स्थित है, तो चर्चा में रहा, ये मछलियों की मौत हो गई थी, ये बाड़मेर में है। और हाल ही में नई दिल्ली में जम्बू द्वीप पद्मश्री से सम्मानित राजन सरदार, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जिसको अवार्ड मिला व्यक्ति कौन है, राजन सरदार है। और जिले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर मैंने सोचा क्या है कि जिला भी आपको याद करवा देते हैं, तो ये ध्यान रखना, जम्बू द्वीप पद्मश्री पुरस्कार जो है राजन सरदार को मिला है, जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, जॉर्जिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नेशनल कोच विनोद आचार्य के नेतृत्व में भारतीय, तो नेतृत्व किसने किया, विनोद आचार्य ने, 29 पदक। अब आपका क्वेश्चन एक ये था कि सर प्रश्न जो है वो आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होने चाहिए, कम है 50, तो क्वालिटी वाले एक बार तो जब तक इंटरव्यू नहीं होता इतने रखूंगा। हाँ धीरे धीरे प्रश्न अपने बढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका विचार जो है सहमत है, प्रश्न जल्दी से ज्यादा संख्या में कर देंगे इनको, ठीक है। और क्लास ठीक लगे शेयर कर देना और अपने साथियों को बता देना, जिन्होंने जुड़ना है भाई जुड़ जाना टेस्ट सीरीज में, ठीक है। इसका रेट फिर बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।